नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम आमने सामने। इस कार्यक्रम में हम सीधे तौर से आम लोगों से बात करते हैं, उनके सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब पाते हैं हमारे विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट से। आज के इस कार्यक्रम का हमारा विषय है विकसित भारत के सफर में होटल और हॉस्पिटैलिटी का योगदान। जब हम बात करते हैं होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, यात्रा, ये सब शब्द हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन सेक्टर्स का हमारे देश के विकास में क्या योगदान है। इन सब चीज़ों की जानकारी पाएंगे। स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर जेपी कांत, जो कि चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के एचओडी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र। आप दर्शक लोगों के कुछ सवाल होंगे, सवाल छोटे या बड़े हो सकते हैं, सामान्य या व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हर सवाल ज़रूरी होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट और ऑडियंस का। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। कैसे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर जयप्रकाश कांत सीआईएचएम चंडीगढ़ से, और मुझे बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर शो में बुलाया। मैं इस शो में आके बड़ा प्रफुल्लित फील कर रहा हूँ। सर, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो होटल और हॉस्पिटैलिटी को आप कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? होटल और हॉस्पिटैलिटी मैडम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारे देश में, जो कि बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। अगर हम आप चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले 10 सालों में होटल एंड हॉस्पिटैलिटी बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली ग्रोथ किया है चंडीगढ़ में भी, और देश में भी बहुत ज़्यादा उसका बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुआ है पिछले कुछ सालों में। वो चाहे किसी भी सेक्टर में हम बात करें, जीडीपी पे, भारत की इकोनॉमी पे लेके, या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेके, या फिर हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेके, या फिर कल्चरल डेवलपमेंट को लेके, सोशल डेवलपमेंट को लेके, तो जो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश के डेवलपमेंट में। सर, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में हमारे दर्शकों के लिए, अगर मैं आम भाषा में आपसे ये पूछूं कि ये जो सेक्टर्स हैं, इनका देश के विकास में क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है? मैडम, हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमी को लेके कि हमारा जो टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स का हमारे देश की इकोनॉमी में देखिए आप, पिछले अगर आप इस 2025 के अंत तक हमने 9 से 10% का हमने कंट्रीब्यूशन दिया है भारत की इकोनॉमी में। इसके अलावा हमने 2025 में लगभग 22 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रहा है। और हम विकसित भारत 2047 का जो विज़न मिला है हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमें उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसको फोकस कर रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स का हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, और अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो कि हमारे वी आर द वन हु आर फ्यूलिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हम अपने देश के जो इकोनॉमी है उसको फ्यूल कर रहे हैं, हम उसको फिर से रिजॉइव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा भी अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में, तो फॉरेन एक्सचेंज में हमने लगभग पिछले इस साल में 2025 में हमने 80,000 करोड़ का हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। और हम मान के चलते हैं, अगर हम दोनों को फॉरेन एक्सचेंज प्लस डोमेस्टिक, अगर हम दोनों को जोड़ दें जो हमने अर्निंग करी है, तो दिस विल गो टू ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ का हमारा टर्नओवर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कि भारत को हमने, हमारी इकोनॉमी को हमने बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत स्ट्रेंथन किया है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के डेवलपमेंट में टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। जॉब्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट्स को लेके, भारत के जितने भी अभी हमने पिछले 2025 में हमने 50 मिलियंस जॉब हमने क्रिएट करी है, हमने दी, हमारे सेक्टर में मिली है।
क्योंकि हमारा जो सेक्टर है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। हमारे होटल्स में ही 4-5 डिपार्टमेंट तो मेन डिपार्टमेंट होते हैं, इसके अलावा भी सेल्स एंड मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, 4 मेन डिपार्टमेंट जो फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग और फूड प्रोडक्शन या फिर फूड एंड बेवरेज सर्विस के अलावा भी। और इन सब के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स बहुत है, जैसे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी जॉब है, केटरिंग सर्विसेज में बहुत सारी जॉब हैं, एयरलाइंस में बहुत जॉब हैं, रेलवेज में बहुत जॉब है, जो कि सारी टूरिज्म से और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब हैं। और इवन जो एक ग्रास रूट लेवल पे जो लोग रह रहे हैं, जो कि एक गांव से आते हैं, वो भी इस टूरिज्म सेक्टर से जुड़ के उनको भी बहुत अर्निंग हुई है या होती है। तो इस तरह से हम एक सोशल डेवलपमेंट भी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के थ्रू भारत में हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हम एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं भारत के विकास में। जो भी सर आपने इम्पोर्टेंट जानकारी दी, इससे जुड़े हुए फ्लोग में काफ़ी सवाल हैं और साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, एलिमेंट्स है, वो हम शो भी कर रहे हैं स्क्रीन पे। हम अब चलते हैं अपने ऑडियंस, छात्र, स्टूडेंट से कुछ बातचीत करते हैं। मुझे लग रहा है कि उनके मन में काफ़ी सवाल हैं, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और आपसे जुड़ा एक सवाल। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम एरिका शेखर है। मैं चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की एक छात्रा हूँ। सर, जैसे आपने बताया कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है होटल इंडस्ट्री का, तो सर मैं पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री को लेके एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एनुअल रिपोर्ट एफएचआरआई की। तो फिर सर उसमें ये कहा गया है कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो एंट्री लेवल के वर्कर्स हैं, उनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन देखा गया है होटल इंडस्ट्री में। सर काम 12 घंटे से ऊपर का है और सर वेजेस बहुत ज़्यादा कम है। जो हम इसको अगर एक डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें, तो सर वहाँ पे जो लेबर लॉज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 8 घंटे से ज़्यादा काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा वेजेस प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपका ओवरटाइम में काउंट होगा। पर इंडिया में हम ऐसा नहीं देखते हैं। दूसरा सर, इसकी वजह से हमारा स्किल लीकेज भी हो रहा है सर। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, या तो 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा वो होटल इंडस्ट्री में रहते हैं और फिर उसके बाद अपना करियर पाथ ही चेंज कर देते हैं, या तो फिर वो कंट्री छोड़ के बाहर जाते हैं और दूसरी कंट्री में जो अपना स्किल है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करने में लगा देते हैं सर। तो इस पे मैं आपका व्यू पॉइंट और ओपिनियन जानना चाहती हूँ सर। काफ़ी अच्छा सवाल है सर। साथ ही जी, आप जी। ये भी क्लियर कीजिए कि क्या ये लेबर एक्ट का वायलेशन है? अगर मैं भारत में जितने भी टूरिज्म सेक्टर में भी, किसी भी सेक्टर में, दो तरह के सेगमेंट हैं, एक ऑर्गेनाइज सेगमेंट है, एक नॉन ऑर्गेनाइज सेगमेंट है। अगर हम यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप होटल मैनेजमेंट या किसी होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स आप कर रहे हैं किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आई एम श्योर कि आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो एक बढ़िया अच्छे ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही होती है। आप अच्छे होटल्स में ज्वाइन करते हैं, अच्छी कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी और जो जितने भी जो लेबर और लॉज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। जनरली 9 घंटे की शिफ्ट होती है, 4 शिफ्ट में काम, 3 शिफ्ट में काम होता है, और ऐसा कभी भी कोई परेशानी कभी मैं खुद 5 साल में इंडस्ट्री में पहले मैंने जॉब किया है, तो मुझे कभी ऐसा फेस नहीं करना पड़ा। और सभी जितने भी लेबर लॉज को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है हमारे यहाँ पर। महिलाओं को लेके बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पर बहुत केयरफुल रहते हैं। इनफैक्ट उनको सारी प्रिविलेज, सारा उनको फैसिलिटी दिया जाता है, बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट रहता है उनके लिए। और वेजेस की जहाँ तक बात है, देखिए आप किसी भी सेक्टर में आप जाएं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी है, आईटी है, मेडिकल है, या कोई भी, स्टार्टिंग में आप सभी यूथ हैं और मैं सभी को इस मंच से आपको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और उस टाइम को, सीखने के टाइम को आप उसको एक चैलेंज की अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। इस चैलेंज को रादर कि इसको एक आप सोचें कि ये तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और कहीं ऐसा होता है कुछ भी, तो आपके होटल्स में एचआर डिपार्टमेंट होता है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है वो, और फिर कहीं पर भी कोई ऐसी परेशानी आती नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे
केटरिंग सर्विसेज है, जहाँ पर कि प्रॉमिस्ड आपके करियर होता है, जैसे कि 5 कि आपको 2 साल के अंदर उन्हें प्रमोट कर देना है। आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग या फिर होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग आप करते हैं तो आपको 2 साल में या 3 साल में आपको प्रमोशन बिल्कुल ड्यू है। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो सकते हैं, कुछ छोटे अगर कोई अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ऐसा हो सकता है, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रहा है सर। उम्मीद करते हैं आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गया होगा। स्टूडियो के अलावा भी कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। होटल व्यवसाय जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बेहद अहम हिस्सा है, जो कि हमारी इकोनॉमी को एक बेहद बड़ा बूस्ट दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा रोज़गार बढ़ता है, टूरिज़्म को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो इंडियन कल्चर है, इंडियन संस्कृति वगैरह है, उसके बारे में विविध लोगों को पता चलता है और दूसरे क्षेत्रों में भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड होती है, काफ़ी ज़्यादा पता चलता है लोगों को कि इंडियन जितनी संस्कृति और यहाँ पे जो कल्चर है वो कितना रिच इन हेरिटेज है। सांस्कृतिक माध्यम की प्रमोशन से हम अपनी होटल इंडस्ट्री को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अयोध्या राम मंदिर वगैरह एस्टैब्लिश हुए हैं, इनसे हमें फॉरेन टूरिज्म के ज़रिए फॉरेन करेंसी तो कमा ही रहे हैं, इससे रोज़गार बहुत बढ़ रहा है, जिससे हमारी होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत प्रमोशन मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रही है। सर, सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। युवा पीढ़ी काफ़ी उत्साहित है और काफ़ी पॉजिटिव लग रही है और रिलीजियस टूरिज्म में भी आप काफ़ी इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। जवाब? जी, रिलीजियस टूरिज्म, आप मैडम, अगर हम रिलीजियस टूरिज्म में अभी पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा काम हुआ है और बहुत सारी न्यू डेस्टिनेशन भी और ज़्यादा डेवलप करी जा रही हैं। अयोध्या तो आपके मतलब रियलिटी एक बिल्कुल आपके सामने जो बिल्कुल बन के निकल के आया है कि एक बहुत ही पहले भी एक आस्था का तो वो एक स्थान है ही, बट उसके साथ साथ जब वो डेवलपमेंट, उसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है टूरिज्म को लेके, रिलीजियस टूरिज्म को लेके, तो उसके बाद तो आप इस टाइम पे अगर हम देखें तो अयोध्या जो कि एक बहुत छोटा सा प्लेस था, इससे पहले शायद वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद के अंडर में आता था। तो वहाँ पर आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पूरा डेवलप हो गया है, वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है अयोध्या के लिए। ऑलमोस्ट पिछले 2 सालों के अंदर अयोध्या में 100 से ज़्यादा होटल जो 4 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार कैटेगरी के वो आ गए हैं। नए नए अम्यूज़मेंट पार्क हो गया है वहाँ पर, फूड पार्क वहाँ पर ओपन हुआ है, रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से वहाँ डेवलप हुआ है। तो जितना भी एक टूरिज़्म जब कहीं पर एक डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाता है तो फिर वहाँ उस एरिया का डेवलपमेंट होना बहुत मतलब ये उसके साथ साथ ही चलता है। और डेफिनेटली जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो एक टूरिस्ट, चाहे वो फॉरेनर टूरिस्ट हो या फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, वो वहाँ पर जाने के लिए हमेशा लोग वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं। और ये तो भगवान राम का आस्था है, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे टूरिज़्म डेवलप हुआ है। आज वो देखो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है, जो भी अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलीजियस टूरिज़्म से हटके अभी थोड़े दिन पहले, मीन्स अगर हम 10 साल पीछे जाते हैं तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत ही छोटी सी जगह है, एक विलेज है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के पास में, कुछ एक बहुत ही छोटा विलेज जहाँ की बहुत थोड़े ही लोग रहते थे, जहाँ की कोई एम्प्लॉयमेंट की जगह पर, वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं था और वो एरिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। लेकिन भारत सरकार ने वहाँ पोटेंशियल देखा और वहाँ पर नर्मदा के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्रिएट करी, जो कि एक जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत ही ऊंची मेटल की जो स्टैच्यू बनाई गई है, जो कि वर्ल्ड में सबसे ऊंची है। तो उसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आज वहाँ पर आते पात्र हैं। सर, आप रिलीजियस टूरिज्म के अलावा और भी टूरिज्म है जिसको आपको बढ़ाने की कोशिश करी। मुझे लगता है कि स्टूडियो में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके मन में और भी कुछ सवाल हैं, सो दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। जी, अपना नाम बताइए और सवाल।
गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संतोष है और मैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम CIHM। मेरा आपसे सवाल ये है कि कोविड-19 के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था, सब टूरिज़्म बंद हो गया था, तब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को क्या मुश्किलें आई और आपने कैसे ओवरकम किया उनको? जी, कोविड 19 जिस तरह से आया और कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ था, लेकिन हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं अब। हाँ, उस टाइम पे क्योंकि लोगों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा एक इशू आ गया था, तो उसमें घूमना फिरना, कहीं आना जाना लोगों का ऑलमोस्ट हमारे भारत में या फिर वर्ल्ड में ही बंद था, जिससे कि होटल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हुई थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई थी। लेकिन उस टाइम में आप देखिए कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ किया। होटल्स जो थे उस टाइम पे अपनी किचन्स को यूज़ कर रहे थे लोगों को खाना देने में। एम्प्लॉयज़ को जितनी, मैं आपको जैसे अभी पहले भी एक सवाल था तो उसमें मैंने बताया ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी जो होटल्स की हैं उन सभी ने अपने स्टाफ को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला, उनकी जॉब लॉस नहीं हुआ, उन सभी को प्रॉपर सैलरी दी गई। हाँ, कहीं पर कुछ एक कटौतियाँ हो सकता है हुई हो, लेकिन उनको बेसिक सैलरी सबको मिल रही थी। प्लस उनका यूटिलाइजेशन इन टर्म ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग फूड फॉर द पीपल हु आर देयर इनटू द कंट्री, जो लोग अभी खाने के लिए जिनको की जॉब छूट गई है उनको सभी को खाना भिजवाना, ये सारा हमारे होटल से चल रहा था। इनफैक्ट डॉक्टर्स को एकोमोडेशन हमारे होटल्स दे रहे थे उस टाइम पे। तो इस तरह से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया और उस कोविड टाइम में बड़े पेशेंस के साथ हमने उस टाइम को निकाला। और आप देखें तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपना उसके बाद अपना बिजनेस शुरू किया। कोविड के बाद आप देखिए मैक्सिमम फूड स्टॉल्स जो होटल में जो लोग काम कर रहे थे उनको लगा कि हमें अपना बिजनेस करना चाहिए, आज वो बहुत सक्सेसफुल अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। सर, विकसित भारत की आपने बात की थी, जो लक्ष्य 2027 में जिस अमाउंट की $1 ट्रिलियन जो लक्ष्य आपने बात करी, सो मेरे मन में ये सवाल है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनोवेशंस हैं, क्या वो इनफ है? और इसके अलावा इस मुकाम का लक्ष्य हासिल करने के लिए रूरल सेक्टर्स को हमने अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो उसके बिना ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? या उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपके लिए मन में कुछ पाइपलाइन या प्रोसेस में कुछ हो? जी जी, मैडम, अभी हमारा जो विकसित भारत में अभी तो हमने बहुत कुछ करना है। अभी हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल एंड टूरिज़्म जो हमारा सेक्टर है, इसने बहुत कुछ अभी तो शुरुआत पर है। और मैंने बताया कि हम 2047 को देखते हुए हमने बहुत अभी इसमें बहुत आगे भी हमने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। वो और तभी ये हो पाएगा जैसे कि आपने बात करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रूरल, हम अपने भारत तो गांव में ही बसता है और अभी भी हमारे जितने भी फॉरेनर्स हैं वो अभी हमारे भारत के जो गांव हैं उनको अभी हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं कि हम उसको एक अच्छी से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकें। इस पे हमें बहुत पॉसिबिलिटी दिखती है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है इस पे कि हम इसको अपने विलेज एरियाज़ को हम डेवलप कर पाएँ, आदर्श गांव बना पाएँ और उनको हम दुनिया को दिखा पाएँ, वहाँ पर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप कर पाएँ। कुछ एक जगह पर बहुत काम हुआ है, बट देन अगेन अभी भारत, एक तो हमारा देश बहुत बड़ा है और टूरिज़्म में बहुत वर्सटैलिटी है, तो अभी हमें बहुत इस पे काम करना पड़ेगा। सो उम्मीद करते हैं सर ये लक्ष्य जल्दी और बखूबी जैसे पूरा कि हो। 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड में होती है, तो वहाँ पर हमने कुछ आदर्श गांव बनाए हैं जिसमें कि फॉरेनर्स आके होम स्टे एक इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि गेस्ट, फॉरेनर गेस्ट या फिर इंडियन डोमेस्टिक गेस्ट आके होम स्टे में रुकते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ के डांस, वहाँ का खाना, वहाँ का पारंपरिक तरीका। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हम इस तरह से, और आगे भी हमने बहुत सी चीज़ें करनी है इसमें। मोर पावर टू यू सर। जी। इसी सिलसिले में कुछ व्यूज़ हैं हमारे दर्शकों के, वो दिखाना चाहेंगे आपको। जितना ज़्यादा हम अच्छा किसी को भी फैसिलिटीज़ देते हैं उतना ज़्यादा किसी भी होटल का एक अच्छा व्यवसाय चलता है। और जब डेवलपमेंट की बात आती है तो जितना ज़्यादा होटल में हम जाके रहेंगे या जितनी अच्छी हमें
वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उतनी ही अच्छी हम लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, उतनी ही हम अच्छी जीडीपी जनरेट करते हैं। विकसित भारत में सबसे पहले तो अगर विदेशों से लोगों ने आना है तो सबसे पहले उन्हें रुकाने के लिए एक अच्छी जगह देना बहुत ज़रूरी है। और जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने बहुत तरीके के इस तरीके की योजनाएं लाई हैं, जैसे कि टूरिज़्म बढ़े हमारे देश में। एक और सवाल लेते हैं सर स्टूडियो स्टूडेंट से। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल। इवनिंग सर, मेरा नाम अभिषेक नेगी है और मैं चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का छात्र हूँ। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट और एयरलाइन तक ही सीमित है या और रोजगार के विकल्प हैं इसके अंदर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर? हमारा जो हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स टूरिज़्म जो एक सेक्टर है, ये बहुत तरीके से आपको रोज़गार देता है। आप होटल्स में जॉब करते हैं, एयरलाइंस में जॉब करते हैं, रेलवेज़ में जॉब, केटरिंग में जॉब करते हैं और क्रूज़ में जॉब करते हैं, आप ट्रैवल एजेंसीज़ में जॉब करते हैं। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन OTAs आ गए हैं जहाँ की आप ऑनलाइन बुकिंग कर पाते हैं होटल्स की। रिजर्वेशन सेंटर्स आ गए हैं, वहाँ पर बुकिंग, आप इवेंट्स में जॉब मिल पाती है आपको। आप इसके अलावा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेक्टर में भी बहुत तरह की जॉब है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनकी सप्लाई है, फूड सप्लाई है, फूड प्रोसेसिंग है। तो हम कई तरीके से जॉब देते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि आपको होटल्स में ही जॉब मिल रहा है, इन सब के अलावा भी आपको बहुत तरीके से जॉब मिलती है। सर ये सवाल मेरे मन में भी था और मुझे लगता है कि काफ़ी दर्शकों के मन में भी होगा। जब हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक आम तौर से बहुत ही यूजुअल है कि होटल लाइन में ही करियर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ये विस्तार रूप से बताइए कि क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं, लेट इट बी PR या एडमिनिस्ट्रेशन। जी 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 मैडम, होटल्स में जॉब होती है हमारे यहाँ। इसके अलावा MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, रिसेप्शन ऑफिसर्स, फैसिलिटी ऑफिसर्स, और इसके अलावा आप BPOs में जॉब करते हैं। देन हॉस्पिटल्स में आजकल आप हाउसकीपिंग सारी हॉस्पिटल्स में हम ही संभालते हैं। देन पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग्स सारी की सारी हम, हॉस्पिटैलिटी वाले जितने लोग होते हैं हम संभालते हैं, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट संभालते हैं। देन एयरलाइंस में जॉब होती हैं, रेलवे केटरिंग्स में IRCTC जैसे कि एक डिपार्टमेंट ही है पूरा रेलवे का, उसमें जितने भी जॉब्स हैं सारे होटल मैनेजमेंट सेक्टर से ही होती हैं। देन क्रूज़ लाइंस में जितने भी शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, वो चाहे टूरिस्ट क्रूज़ हों या फिर कार्गो क्रूज़ हों, उसमें भी जॉब्स हमारे सेक्टर्स को होती है। अब इन सब के अलावा हम फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में, जितने भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में, HR में, मैं जिस अब CIHM चंडीगढ़ जिस कॉलेज से मैं आता हूँ, वहाँ पर भी हमारे जो स्टूडेंट हैं वो खाली होटल्स के लिए ही नहीं बैठते हैं। इसके अलावा बहुत सारी MNCs आती हैं और इसके अलावा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बहुत सारे आते हैं। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के, और रिटेल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे रिटेल्स में भी जॉब लगती है स्टूडेंट्स की और अच्छे अच्छे पैकेज में जॉब लगती है। तो ये मतलब आप एक होटल मैनेजमेंट करके या इस सेक्टर में करके आपने पढ़ाई करके एक स्किल तो लिया ही लिया, साथ में आपको जॉब की आपको बहुत ही आपके सामने ऑप्शंस रहते हैं। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा MSME या स्टार्टअप्स की बात करें तो क्या ये सेक्टर स्टार्टअप्स और MSME के साथ भी लिंक करता है किसी ना किसी तरीके से? हाँ जी मैडम, हम तो इनफैक्ट ये जो हमारा जो होटल एंड हॉस्पिटैलिटी जो एक सेक्टर है, ये MSME, इसमें आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में तो MSME को लेके हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे सेक्टर से। छोटे छोटे रोजगार, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरह से हमने इसमें डेवलपमेंट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है डेवलपमेंट में, कि आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना या फिर अपना एक छोटा फूड आउटलेट खोलना, और फूड से रिलेटेड हमने बहुत सारे जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होती है उन सभी को हमने डिफरेंट होटल्स पे पहुँचाना उन सारे फूड्स को। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रोज़गार, इवन
अभी हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिसमें कि हमने उनको कि आप अपना अचार पापड़ चटनी का आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जैसे कॉलेजेस ही है, तो कॉलेज आपको ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, कॉलेज ने ट्रेनिंग दी है आपको, इवन होटल्स ने भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोकल पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर में। सो स्टार्टअप्स में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सक्सेसफुली ये इवन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैम जो प्लान करते हैं फाइनल ईयर में या फिर डिप्लोमा करते हुए बिल्कुल लास्ट में या फिर फाइनल ईयर में, वो प्लान करते हैं कि हमने आगे चल के अपना स्टार्टअप खोलना है, कि हमने रेस्टोरेंट खोलना है, हमने अपनी बेकरी खोलनी है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट चंडीगढ़ में या देश के और भी पार्ट में वो बहुत सक्सेसफुली आराम से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स कितने रिक्वायर्ड हैं और बिना डिग्री के क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़? हाँ जी मैम, अभी जो हमारे जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्स निकाले हैं जिसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, स्किल बेस्ड, और हाँ स्किल बेस्ड है। और उसमें जैसे कि आपको बारटेंडिंग का कोर्स कराते हैं, ठीक है, हम बेकरी का छोटा कोर्स कराते हैं जिसमें कि आप बेसिक फंडामेंटल ऑफ बेकिंग आप सीख सकते हैं, जिसमें कि केक बनाना या बिस्किट बनाना, ब्रेड बनाना, आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो सीख पाते हैं। इन सब के अलावा हम छोटे छोटे कोर्स कराते हैं, जैसे मैं बता रहा था अचार पापड़ चटनी वगैरह का, या फिर हम आपको एक शॉर्ट कोर्स कराते हैं 1 महीने या 2 महीने का, जिसमें कि आप अपना कुछ भी छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप एक फूड स्टॉल लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं जिसमें कि गांव के लोग वो बहुत ही ज़्यादा आके एडमिशन लेके और अपना काम करते हैं। बहुत खूब सर, समय हमारे पास कम है लेकिन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जाते जाते एक और सवाल हमारे स्टूडेंट ऑडियंस से, अपना नाम बताइए और जल्दी से एक सवाल। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तन्वी रायना है। मैं चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा इन बेकिंग कन्फेक्शनरी की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग होटल इंडस्ट्री का क्या रोल है रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ के डेवलपमेंट में? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन तन्वी। रूरल एरिया जो है वो हमें, हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हम जितने भी, अगर कहीं पर भी हमने अगर डेवलपमेंट करनी है, तो आप उस एरिया को, अगर उस एरिया के लोगों को अगर वहाँ पर या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए और साथ में उनको रोजगार मिल जाए, ये 2 चीज़ों से अगर कहीं पर भी हो जाती है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा ही होगा। कुछ ऐसी डेस्टिनेशन डेवलप करें हम विलेजेस के आसपास में या विलेजेस में, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, और अगर वो ऐसी हो जाती है तो फिर आसपास का एरिया अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था आपको अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि विलेज के लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारा डेवलप, अयोध्या मैंने अभी एग्जांपल दिया था। तो इस तरह से हम उस एरिया को डेवलप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और आपकी बातों से ये ज़रूर साबित हुआ कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पाने में होटल और हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़ा स्तंभ है। जाते जाते जोरदार तालियां आप सबके लिए, हमारे गेस्ट के लिए। धन्यवाद। सो जी, अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाब, डीडी हरियाणा सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल है, कोई जानकारी है, यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे शो में किसी भी तरीके से, हमें ज़रूर लिखिए hopchandigarh@gmail.com पर। धन्यवाद।